नमस्कार। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मूड पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। वो दौर जब भारत में आप कह सकती हैं, एक राष्ट्रीय आवाज की जरूरत महसूस हो रही थी। हम्म। हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने की 1885 में और उसके शुरुआती सालों की। खास तौर पर वो दो अलग सोच वाले रास्ते जो निकले, नरम दल और गरम दल। बिल्कुल। और ये टॉपिक देखिए सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही नहीं, हाँ, वो तो है ही। बल्कि ये समझने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई की जड़ें कहाँ हैं, कैसे अलग अलग आइडियाज ने उसे शेप दिया। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसी शुरुआती दौर के कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन सोर्सेज से जो खास बातें हैं उन्हें निकालें और समझें कि भाई कांग्रेस बनी क्यों, शुरू में कौन लोग थे, उनकी सोच क्या थी, काम कैसे करते थे, और फिर वो क्यों हुआ कि आपस में ही मतभेद हो गए, जिसने आगे चलकर पूरे मूवमेंट का रुख ही बदल दिया। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो क्या माहौल था, क्या हालात थे उस वक्त जिसने कांग्रेस जैसे एक संस्था के बनने की जमीन तैयार की। देखिए 19वीं सदी का जो आखिरी हिस्सा था ना, भारत में कई बड़े बदलाव आ रहे थे। एक तो सबसे अहम था कि एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास तैयार हो रहा था। अच्छा। ये वो लोग थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन ली थी। वकील, डॉक्टर, टीचर, जर्नलिस्ट, और ये दुनिया भर में क्या चल रहा है उससे वाकिफ हो रहे थे। और उस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी अपना रोल प्ले कर रही थी, है ना, जैसे रेलवेज, हाँ बिल्कुल। टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विस, इनसे देश के अलग अलग कोनों में बैठे लोग जुड़ रहे थे। आपने सही पकड़ा। कम्युनिकेशन के ये जो नए साधन थे, इन्होंने एक आप कह सकती हैं पैन इंडिया सोच बनाने में बड़ी मदद की। और साथ ही प्रेस का रोल भी बहुत बड़ा था, खासकर जो वर्नैकुलर प्रेस थी, मतलब भारतीय भाषाओं के अखबार। हाँ, वो लोगों तक पहुंच रहे थे। हाँ, वो लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस फैला रहा थे। अंग्रेजों की पॉलिसीज क्या हैं, उनका असर क्या हो रहा है, हमारे अधिकार क्या हैं, ये सब बातें लोगों तक पहुंच रही थीं। लेकिन ये सिर्फ जागरूकता की ही बात नहीं थी। शायद ब्रिटिश सरकार की कुछ पॉलिसीज ने गुस्से को और भड़काया भी। मुझे लॉर्ड लिटन का टाइम याद आ रहा है। हाँ बिल्कुल। खासकर वो 1878 का आर्म्स एक्ट, जिसने भारतीयों के लिए हथियार रखना मुश्किल कर दिया था। और उसी साल वर्नैकुलर प्रेस एक्ट भी आया। हाँ, वो तो सीधा सीधा भारतीय भाषाओं के अखबारों पर हमला था जो सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे। बिल्कुल। और ऊपर से जब देश में अकाल जैसे हालात थे, तब दिल्ली दरबार पे जो शायखर्ची हुई, वो लोगों को बहुत चुभी। जाहिर है। तो ये पॉलिसीज लोगों को बड़ी भेदभाव वाली लगी, दमनकारी लगी। हालांकि लिटन के बाद जो वाइसरॉय आए, लॉर्ड रिपन, उन्होंने कुछ सुधार की कोशिश की, जैसे 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को थोड़ा बढ़ावा दिया। लेकिन फिर वो इल्बर्ट बिल वाला मामला हो गया 1883 में। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। बिल का आइडिया तो अच्छा था कि भाई भारतीय जज भी यूरोपियन लोगों के केस सुन सकेंगे, पर अंग्रेजों ने हंगामा खड़ा कर दिया इस पर। अरे जबरदस्त विरोध। उन्होंने इसे अपनी रेशियल सुपीरियॉरिटी पर हमला माना, और वो इतने ऑर्गेनाइज तरीके से विरोध किया कि सरकार को बिल वापस लेना पड़ा, या कहें कि बदलना पड़ा। अच्छा। इस पूरे एपिसोड ने ना पढ़े लिखे भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्हें लगा कि भाई ये ब्रिटिश राज में बराबरी और इंसाफ की उम्मीद करना बेकार है। जब तक हम एक होकर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, कोई नहीं सुनेगा। तो ये सारे फैक्टर्स, बढ़ती जागरूकता, कम्युनिकेशन, दमनकारी नीतियां और फिर इल्बर्ट बिल जैसा धक्का, इन सब ने मिलकर एक जरूरत पैदा की कि भाई एक नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। एकदम सही। और यहीं से कहानी शुरू होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसका गठन हुआ 28 दिसंबर 1885 को। बिल्कुल। और इसके पीछे जो मुख्य शख्स थे वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। और पहले प्रेसिडेंट बने वोमेश चंद्र बनर्जी। पहला सेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। हाँ, पहला अधिवेशन बॉम्बे, अब मुंबई में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के हॉल में। और इसमें आप सोचिए उस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से 72 डेलीगेट्स शामिल हुए थे। ये अपने आप में बड़ी बात थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये पहले पुणे में होने वाला था। कुछ ऐसा किस्सा है? हाँ, ये दिलचस्प बात है। प्लान तो पुणे का ही था, लेकिन ठीक सेशन से पहले वहां प्लेग फैल गया। ओहो। तो हेल्थ रीजंस की वजह से एकदम लास्ट मोमेंट पर वेन्यू बदलना पड़ा और बॉम्बे फाइनल हुआ। इसको याद रखने का एक तरीका भी है, पुणे प्लेग, बॉम्बे बार्गेन। अच्छा है। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल आता है, कांग्रेस के बनने में ब्रिटिश रोल, खासकर A.O. ह्यूम का रोल, इसको लेकर एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की बड़ी बात होती है। ये क्या है असल में? देखिए, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि अंग्रेजों ने, या कम से कम ह्यूम और उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन जैसे कुछ अधिकारियों ने,
कांग्रेस को इसलिए बनने दिया या कहें कि एनकरेज किया हम्म। ताकि जो पढ़े लिखे इंडियंस में गुस्सा बढ़ रहा था ना, उसको एक कंट्रोल्ड तरीके से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। अच्छा, जैसे प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व होता है। बिल्कुल वही कि जो एक्स्ट्रा स्टीम है, जो गुस्सा है, वो इस मंच पर निकल जाए और कोई बड़ा हिंसक विद्रोह ना हो, मतलब 1857 जैसा कुछ दोबारा ना हो जाए। ये डर था उनको। तो क्या ये माने कि कांग्रेस अंग्रेजों की ही एक चाल थी अपने राज को बचाने की? देखिए, ये पूरी कहानी नहीं है। इस पर हिस्टोरियंस में अलग अलग राय है। ये बात सही है कि ह्यूम का इरादा शायद यही था कि भाई असंतोष को संवैधानिक दायरे में रखा जाए। लॉर्ड डफरिन ने भी शायद इसीलिए इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। लेकिन जो भारतीय नेता थे, उनका क्या नजरिया था? उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये लोग वाकई एक ऐसा मंच चाहते थे जो भारतीयों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मांगों को दमदारी से उठा सके, जो नेशनल यूनिटी को मजबूत करे। उनके लिए ये सेफ्टी वॉल्व नहीं था। उनके लिए ये एक हथियार था अपनी बात रखने का। हाँ बिल्कुल, उनके लिए ये राष्ट्रीय चेतना जगाने का एक टूल था। तो आप कह सकते हैं कि एक ही चीज को दो अलग एंगल से देखा जा रहा था। अंग्रेजों के लिए खतरे को टालने का तरीका और भारतीयों के लिए आवाज उठाने का मंच। हाँ, और शायद शुरू में दोनों ही मकसद कुछ हद तक पूरे भी हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने बहुत जल्दी अपना एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर बनाना शुरू कर दिया। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस के शुरुआती नेताओं की, जिन्हें नरम दल या मॉडरेट्स कहा गया। हाँ, इसमें तो बड़े बड़े नाम थे। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। बिल्कुल। महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, जो बाद में गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी बने, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, काफी लोग थे। इनकी सोच क्या थी, काम करने का तरीका क्या था? देखिए, ये जो नरम दल के नेता थे ना, इनका बेसिक विश्वास ब्रिटिश सिस्टम की, आप कह सकती हैं, जस्टिस में था, फेयर प्ले में। अच्छा, मतलब उन्हें लगता था कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं। हाँ, उन्हें लगता था कि ब्रिटिश रूल ने भारत को कुछ अच्छी चीजें भी दी हैं, जैसे कानून का राज, मॉडर्न एजुकेशन, रेलवे, कम्युनिकेशन। उनका मानना था कि अगर हम अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम्स लॉजिक और फैक्ट्स के साथ ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता के सामने रखेंगे तो वो जरूर सुनेंगे और सुधार करेंगे। इसीलिए शायद उनके तरीकों को 3P कहा जाता है: पिटिशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट। बिल्कुल सही। याचिका देना, प्रार्थना करना, मतलब अपील करना, हाँ। और प्रोटेस्ट, लेकिन वो भी संवैधानिक दायरे में रहकर, भाषणों के जरिए, लेख लिखकर, मेमोरेंडम देकर, डेलीगेशन भेजकर। ये उनके तरीके थे। और उनकी मांगे क्या होती थी मुख्य रूप से? वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का विस्तार हो, उनमें चुने हुए भारतीय सदस्य ज्यादा हों। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा हिस्सेदारी। हाँ, वो चाहते थे कि सिविल सर्विस का एग्जाम इंग्लैंड के साथ साथ इंडिया में भी हो और एज लिमिट बढ़ाई जाए ताकि भारतीयों को भी बराबर मौका मिले। वो मिलिट्री पे जो भारी खर्चा होता था उसमें कटौती की मांग करते थे। कहते थे कि ये पैसा लोगों की भलाई में लगाओ। इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ मांगे थी। हाँ, वो इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने और बढ़ावा देने की बात भी करते थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी का जिक्र आता है। हाँ, वो क्या थी और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? दादा भाई नौरोजी, देखिए, नरम दल के होते हुए भी ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज के बहुत बड़े क्रिटिक थे। उनकी ये ड्रेन थ्योरी या धन निकासी का सिद्धांत, ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। उन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बाकायदा आंकड़ों से ये साबित किया कि कैसे ब्रिटिश राज अलग अलग तरीकों से, जैसे अफसरों की सैलरी, पेंशन, होम चार्जेस, ट्रेड डेफिसिट, भारत का पैसा लगातार इंग्लैंड भेज रहा है। अच्छा, मतलब भारत को खोखला किया जा रहा था। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि यही भारत की गरीबी का असली कारण है। अब सोचिए, ये थ्योरी आई तो नरम दल के मंच से, लेकिन इसने ब्रिटिश राज के एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर को उजागर कर दिया और इसने आगे चलकर जो गरम दल के विचार थे ना, उनके लिए एक मजबूत बेस तैयार किया। ये तो वाकई में बहुत बड़ा पॉइंट था। मतलब नरम दल वाले सिर्फ चिट्ठियां ही नहीं लिख रहे थे, वो ब्रिटिश राज की आर्थिक नींव पे भी सवाल उठा रहे थे। लेकिन फिर भी कांग्रेस के अंदर ये एक ऐसा ग्रुप तैयार हो रहा था जो इन 3P वाले तरीकों से खुश नहीं था। बिल्कुल, और ये थे गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट के नेता। इनमें 3 नाम सबसे ज्यादा उभरे: बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल। हाँ, लाल बाल पाल की तिकड़ी। अरबिंदो घोष भी इसी धारा के एक बड़े विचारक थे। इनकी सोच नरम दल वालों से कैसे अलग थी? अरे, जमीन आसमान का फर्क था। जहां नरम दल वाले ब्रिटिश जस्टिस में यकीन रखते थे,
गरम दल वाले मानते थे कि ब्रिटिश राज भारत के लिए कोई वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है, एक शोषण करने वाला सिस्टम है। वो अंग्रेजों को न्यायप्रिय नहीं मानते थे। बिल्कुल नहीं, वो उन्हें उत्पीड़क मानते थे। उनका कहना था कि ये याचिकाएं देने से, अपील करने से आज़ादी नहीं मिलने वाली, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो बलिदान भी देना होगा। तो जाहिर है उनके काम करने के तरीके भी अलग होंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने विदेशी माल के बहिष्कार का नारा दिया, बॉयकॉट, और जोर दिया स्वदेशी पर। मतलब अपने देश में बनी चीजें इस्तेमाल करो, अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करो। एग्जैक्टली। उन्होंने नेशनल एजुकेशन की बात की कि सरकारी स्कूलों के बजाय ऐसे स्कूल हों जो भारतीय मूल्यों और ज़रूरतों पर आधारित हों। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस का आइडिया सामने रखा। निष्क्रिय प्रतिरोध, ये क्या था? इसका मतलब था कि बिना वायलेंस के ब्रिटिश कानूनों और इंस्टीट्यूशंस का नॉन कॉपरेशन करना। जैसे सरकारी नौकरियां छोड़ दो, अदालतों का बॉयकॉट करो, टैक्स मत दो। ये एक तरह से बिना हथियार के लड़ने की स्ट्रैटेजी थी। मकसद था कि एडमिनिस्ट्रेशन को ठप कर दो, सरकार पर प्रेशर बनाओ। आगे चलकर गांधी जी ने इसी आइडिया को सत्याग्रह के रूप में और डेवलप किया। और तिलक का वो फेमस नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इसी स्पिरिट को दिखाता है ना? निश्चित रूप से। यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, यह पॉलिटिकल गोल भी था और उसे हासिल करने का इरादा भी। स्वराज यानी सेल्फ रूल, यह गरम दल का अल्टीमेट एम था और इसके लिए वो आम जनता को मोबिलाइज करना चाहते थे। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों को, नरम दल संविधान के दायरे में रहकर धीरे धीरे सुधार चाहता था। हाँ, क्रमिक सुधार। जबकि गरम दल पूरी आजादी यानी स्वराज के लिए जन आंदोलन और आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा था। बिल्कुल। नरम दल का बेस ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों तक था, जबकि गरम दल आम जनता, किसान, मजदूर, स्टूडेंट्स, इनको साथ लेना चाह रहा था। यही मुख्य अंतर थे। नरम दल वाले ब्रिटिश एम्पायर के प्रति लॉयल्टी दिखाते हुए अधिकार मांग रहे थे। दूसरी तरफ गरम दल का मानना था कि बिना पब्लिक प्रेशर और संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा। उनका मानना था कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है, छीनना पड़ता है। तो ये जो मतभेद बढ़ रहे थे, इनका टकराव कब और कैसे हुआ? यहाँ पर सूरत स्प्लिट का जिक्र आता है, 1907 का। हाँ, 1907 में कांग्रेस का सालाना सेशन सूरत में हुआ और तब तक दोनों ग्रुप्स के बीच डिफरेंसेस इतने बढ़ गए थे कि वो खुलकर सामने आ गए। झगड़ा मुख्य रूप से सेशन के प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इसको लेकर हुआ और आंदोलन के तरीकों को लेकर भी। गरम दल वाले किसको चाहते थे प्रेसिडेंट बनाना? गरम दल वाले चाहते थे कि लाला लाजपत राय या तिलक अध्यक्ष बने और वो चाहते थे कि बाइकॉट और स्वदेशी के जो प्रस्ताव हैं उन्हें पूरे देश में जोर शोर से लागू किया जाए। दूसरी तरफ नरम दल वाले रास बिहारी घोष के फेवर में थे और उन्हें गरम दल के ये अग्रेसिव तरीके पसंद नहीं थे। और फिर क्या हुआ सेशन में? सेशन में बहुत हंगामा हुआ। कहा जाता है कि मारपीट तक की नौबत आ गई थी और आखिर में नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। नरम दल वालों ने गरम दल के नेताओं को ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया। इसी को सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट कहते हैं। इस बंटवारे का नेशनल मूवमेंट पर क्या असर पड़ा? कमजोर हो गया क्या आंदोलन? देखिए, फौरी तौर पर देखें तो हाँ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हुई। सरकार ने भी मौके का फायदा उठाया, गरम दल के नेताओं पर कार्रवाई की, तिलक को गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया गया। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो इस विभाजन ने शायद मास पॉलिटिक्स को और पुश दिया। गरम दल के नेता और उनके सपोर्टर्स कांग्रेस से बाहर रहकर भी लोगों के बीच काम करते रहे, नेशनलिज्म की भावना फैलाते रहे और इसने ये भी साफ कर दिया कि इंडियन पॉलिटिक्स अब सिर्फ याचिकाओं तक सीमित नहीं रहेगी, उसमें संघर्ष और पब्लिक पार्टिसिपेशन का एलिमेंट आ चुका था। ये दिलचस्प है कि कैसे एक टूट ने भी आंदोलन को एक नई दिशा दी। अच्छा, अब जब हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, तो क्या कुछ मेन पॉइंट्स को हम दोहरा सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जरूर, बिल्कुल। आईएनसी का बनना 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे में, पहले पुणे में होना था पर प्ले की वजह से बदला। फाउंडर एओ ह्यूम, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर। पहले प्रेसिडेंट WC बनर्जी। पहला सेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। 72 डेलीगेट्स। उस वक्त वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन, जिनका इनडायरेक्ट सपोर्ट था सेफ्टी वॉल थ्योरी। नरम दल मॉडरेट्स, नेता नौरोजी, गोखले, मेहता, बैनर्जी। तरीके 3P, पिटिशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट। विश्वास, ब्रिटिश न्याय, धीरे धीरे सुधार। बड़ा योगदान ड्रेन थ्योरी, नौरोजी की। गरम दल एक्सट्रीमिस्ट्स, नेता लाल बाल पाल,
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। अरबिंदो घोष, तरीके बॉयकॉट स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, पैसिव रेजिस्टेंस। लक्ष्य स्वराज, तिलक का नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सूरत स्प्लिट 1907, नरम दल और गरम दल में बंटवारा। काफी सारी इन्फॉर्मेशन है ये। कैसे याद रखने के कुछ आसान मजेदार तरीके भी हैं, कुछ ट्रिक्स? हाँ, कुछ हैं जो शायद मदद कर सकते हैं। जैसे पहले सेशन की जगह पुणे प्लेग, बॉम्बे बार्गेन। याद रहेगा कि प्लेग के कारण पुणे से बॉम्बे शिफ्ट हुआ। नरम दल के तरीके 3P, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट। ये तो आसान है। गरम दल के नेता तरीके 3B, बॉयकॉट, बहिष्कार, बैंग बैंग, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से जुड़े थे। और बालपाल लाल, नेता। बनने का साल 1885। ऐसे सोच सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के लगभग 28 साल बाद 1857 + 28 = 1885, या 18 साल का जोश प्लस 85 साल का अनुभव = कांग्रेस का जन्म। सूरत विभाजन 1907। सूरत शब्द से ही याद रख सकते हैं। S स्प्लिट, बंटवारा। U अनहैप्पी, यूनाइटेड नो मोर, नाखुश, एकता टूटी। R रास बिहारी घोष वर्सेस रेडिकल्स, नरम दल के घोष बनाम गरम दल। A एग्रेसिव वर्सेस अपीजमेंट, आक्रामक बनाम नरम तरीके। T तिलक एग्जाइल, तिलक का निष्कासन। अरे वाह, ये तरीके तो सच में काम आ सकते हैं याद रखने में। तो आज हमने कांग्रेस के बनने के हालात, उसके शुरुआती 2 बड़े धड़े नरम दल और गरम दल, उनकी सोच, उनके काम करने के तरीके, उनके आपसी झगड़े और आखिर में सूरत विभाजन तक का पूरा सफर काफी डिटेल में समझा। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये दोनों ही रास्ते भले ही अलग थे, पर अपने अपने तरीके से भारत की आज़ादी की लड़ाई की जमीन तैयार कर रहे थे। नरम दल ने जहां पॉलिटिकल अवेयरनेस जगाई, संवैधानिक सुधारों की मांग रखी, वहीं गरम दल ने स्वराज की आवाज बुलंद की और आम जनता को आंदोलन से जोड़ने का काम शुरू किया। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि क्या नरम दल और गरम दल के बीच ये जो टकराव हुआ, ये जो विभाजन हुआ, ये सिर्फ 2 अलग सोच का झगड़ा था, या फिर ये इंडियन नेशनलिज्म के बढ़ने का एक नेचुरल, एक ज़रूरी फेज था? क्या ये ज़रूरी था कि पहले संवैधानिक तरीकों से बात शुरू हो और फिर बात जन आंदोलन तक पहुंचे? सोचिए कि कैसे ये 2 अलग-अलग दिखने वाली नदियां मिलकर वो बड़ी धारा बनी जिसने आखिर में भारत को आज़ादी के किनारे तक पहुंचाया।